चैप्टर 19 मौर्य युग में शिल्प, व्यापार और नगर। शिल्प शकों, कुषाणों और सातवाहनों का 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक और प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन इतिहास में शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। इतिहास में कलाओं और शिल्पों का विलक्षण विकास हुआ। इस काल के ग्रंथों में हम शिल्पियों के जितने प्रकार पाते हैं उतने पहले के लेखों में नहीं पाते। मौर्य पूर्व काल के दिघ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। तो इसी काल के महावस्तु में राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। और फिर भी सूची अधूरी। मिलिंद पन्हों या मिलिंद प्रश्न में तो 75 व्यवसाय गिनाए, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से संबंध है। साहित्यिक स्रोतों में तो शिल्पियों को अधिकतर नगरों से जोड़ा गया है, किंतु कुछ उत्खननों से प्रकट होता है कि वे गांवों में भी बसते थे। तेलंगाना स्थित करीमनगर के गांव में बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि अलग अलग टोलों में रहते थे तथा कृषि मजदूर तथा अन्य मजदूर एक दूसरे छोर पर बसते थे। सोना, चांदी, शीशा, टीन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम आने वाले 8 शिल्प थे। पीतल, जस्से, सुरमा और लाल संख्या के कई प्रभेदों का उल्लेख है। खान और धातु के कौशल में भारी प्रगति और विशेषीकरण का पता चलता है। लोहा बनाने की तकनीक ज्ञान में भारी प्रगति। अनेक खनन स्थलों पर कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प की वस्तुएं अधिक संख्या में मिलती है, परंतु इस विषय में आंध्र प्रदेश का तेलंगाना सबसे समृद्ध प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के करीमनगर और नालगोंडा जिले में हथियारों के अलावा तराजू की डंडी, मुठ वाले फावड़े और कुल्हाड़ी, हंसिया, फाल, उस्तरा और करछुल आदि लोहे की वस्तुएं मिली। छुरी कांटे सहित भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात अबिसिनियाई बंदरगाहों को किया जाता है और पश्चिम एशिया में उनकी भारी प्रतिष्ठा थी। कपड़ा बनाने, रेशम बुनने और अस्त्रों एवं विलास की वस्तुओं के निर्माण में भारी प्रगति हुई। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गई थी। दक्षिण भारत के कई नगरों में रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपरांतवर्ती उरैयूर में ईंटों का बना रंगाई जैसा हौज मिला है। अरीकमेडु में भी इस तरह के हौज मिले। ये हौज ईसा की पहली 3री सदियों के इन क्षेत्रों में कचरे पर कपड़ा बुनने का व्यवसाय बहुत प्रचलित। कोल्हू के प्रचलन से तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस काल के अभिलेख बताते हैं कि बुनकरों, सुनारों, रंगरेजों, धातु शिल्पियों, दंत शिल्पियों, जौहरियों, मूर्तिकारों, मछुआरों, लोहारों, गांधियों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुहाएं बनवाई तथा उन्हें स्तंभ, पट, कुंड आदि का दान दिया। इन सब से प्रकट होता है कि दस्तकारों के धंधे में खूब बढ़त हुई। विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथी दांत का काम, कांच का काम और मणि माणिक्य बनाने का काम उल्लेखनीय है। शिल्प या शक शिल्प भी उन्नत स्थिति में था। कुषाण स्थलों में खुदाई के क्रम में बहुत सी शिल्प वस्तुएं निकली है। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम में भी मिली। इनका संबंध दक्कन में सातवाहन स्थलों के उत्खनन में पाई गई दंत शिल्प की वस्तुओं से जोड़ा जाता है। रोम की कांच की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिलती है, लेकिन भारत ने कांच ढालने की जानकारी ईस्वी सन के आरंभ में आकर प्राप्त की और उसे चोटी पर पहुंचाया। इस तरह मौर्योत्तर स्तरों में रत्न तुल्य पत्थरों के मनके या मनिया बड़ी संख्या में मिलती है। इन्हीं स्तरों में शंख के बने मनके और कंगन भी पाए गए हैं। सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प और ये काल सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे या लेड और प्रोटीन के तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। शिल्पी लोग नकली रोमन सिक्के भी बना लेते थे। सिक्का ढालने के कई तरह के सांचे उत्तर भारत और दक्कन में पाए गए थे। सातवाहन स्तर के एक सांचे से पता लगता है कि इससे 6 सिक्के एक ही बार में निकल आते थे। इन शहरी हस्तशिल्पों के साथ साथ पकी मिट्टी, टेराकोटा, सुंदर मूर्तिकाएं भी बनती थी, जो विशाल
मात्रा में पाई गई। ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों में पाए गए, किंतु इस प्रसंग में नालगोंडा जिले के येलश्वरम का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, जहाँ मूर्तिकाएं और अनेक निर्माण के सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले। मूर्तिकाएं और उनके सांचे हैदराबाद के लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर कोंडापुर में भी पाए गए हैं। मूर्तिकाएं अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए बनती थी। ये गौर करने की बात है कि गुप्त काल और खासकर गुप्तोत्तर काल में नगरों के पतन के साथ मूर्तिकाओं की संख्या बहुत घट गई। शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे और उनके संगठन का नाम श्रेणी था। ईसा की दूसरी सदी में महाराष्ट्र में बौद्ध धर्मावलंबी गृहस्थ उपासकों ने कुम्हारों, तेलियों और बुनकरों की श्रेणियों के पास धन जमा किया ताकि उसे बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जाए। इसी सदी में प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए एक अधिपति ने आटा पीसने वालों की एक श्रेणी के पास अपनी मासिक आय से धन जमा कर धन दिया। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां प्रचलित। अभिलेखों से ज्ञात अधिकतर शिल्पी मथुरा क्षेत्र में तथा पश्चिमी दक्कन में जमे थे, जो पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर पड़ते थे। इस काल की सबसे अधिक आर्थिक प्रक्रिया थी भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच फलता फूलता व्यापार। आरंभ में ये व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था। ईसा पूर्व पहली सदी से शकों, पार्थियानों और कुषाणों की गतिविधियों के कारण स्थल मार्ग से व्यापार करना संकटापन्न हो गया। यद्यपि ईरान के पार्थियन लोग भारत से लोहा और इस्पात का निर्यात करते थे, लेकिन वे ईरान के और भी पश्चिमी इलाकों के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालते थे। परंतु ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। लगता है ईसवी सन के आरंभ के आसपास मानसून के रहस्य का पता लग गया। फलस्वरूप अब नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिमी तटों तक का सफर काफी कम समय में कर सकते थे। वे भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर आसानी से पहुंच सकते थे, जैसे पश्चिम समुद्री तट पर भ्रभराउच और सपोरा तथा पूर्वी तट पर अरिकमेडु और ताम्रलिप्ति। इन सभी बंदरगाह में भरौच सबसे महत्वपूर्ण और उन्नतिशील था। वहां सातवाहन राज्य के उत्पादन तो पहुंचते ही थे, शक और कुषाण राज्य की भी वस्तुएं पहुंचती थी। शक और कुषाण लोग भी पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तट तक 2 मार्गों से जाते थे। दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे। मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भी जुड़े थे। पहला मार्ग उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर जाता, तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां से भरौच चला जाता था। दूसरा मार्ग, जो उत्तरापथ नाम से विदित है, अधिक चालू था। ये तक्षशिला से चलकर आधुनिक पंजाब से होते हुए यमुना के पश्चिमी तट पहुंचता और यमुना का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर मथुरा पहुंचता। फिर मथुरा से मालवा में उज्जैन पहुंचकर वहां से पश्चिमी समुद्र तट पर भरौच आ जाता था। उज्जैन में आकर एक और मार्ग उससे मिलता था, जो इलाहाबाद के समय कौशाम्बी से निकलता था। विदेश व्यापार। भारत और रोम के बीच व्यापार तो भारी मात्रा में चला, लेकिन इस व्यापार में साधारण लोग के रोजमर्रे के काम की चीजें शामिल नहीं थी। बाजार में विलासी वस्तुएं खूब चलती थी, जो कभी कभी अभिजात वर्गीय आवश्यकता मानी जाती। रोम वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से से व्यापार आरंभ किया, इसलिए उनके सभी पहले के सिक्के तमिल राज्यों में मिले, जो सातवाहन के राज्य क्षेत्र के बाहर। रोम वाले मुख्यतः मसालों की आयात करते थे, जिनके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। वे मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रत्न और मणिक के आयात करते थे। लोहे की वस्तुएं, खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मोती, हाथी दांत, रत्न और पशु की गिनती विलास की वस्तुएं में होती, किंतु पौधे और उसके उत्पाद धर्म, अंतिम संस्कार, पाक और औषध में काम आते थे। पाकशाला के बर्तन भी आयात में शामिल रहे होंगे। छुरी कांटे का प्रयोग उच्च वर्ग के लोग में शायद महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा। भारत से सीधे भेजी जाने वाली वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं चीन और मध्य एशिया से भारत आती थी और तब रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को
अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था। लेकिन बाद में जब ईरान और उसके पड़ोस के क्षेत्र में पार्थियन का शासन हो गया, तब इस पे कठिनाई पैदा हुई। अतः रेशम के व्यापार का मार्ग कुछ बदल गया और वो इस उपमहादेश में पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिमी भारत के बंदरगाहों पर आने लगा। कभी कभी चीन से रेशम भारत के पूर्वी समुद्र तट होते हुए भी भारत आता था, तब वहां से पश्चिमी देशों को जाता था। इस प्रकार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच रेशम का परागमन व्यापार काफी चला। बदले में रोम के लोग भारत को शराब के दोहत्थे कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे। वे वस्तुएं पश्चिमी बंगाल के तामलुक, पांडिचेरी के निकट अरिकमेडु और दक्षिण भारत के कई अन्य स्थानों में खुदाई में मिले। कभी कभी तो वे वस्तुएं गुवाहाटी तक पहुंच जाती। लगता है सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, वो रोमन लपेटी हुई पट्टियों की शक्ल में मंगाया जाता था। उत्तर भारत में रोम से आई वस्तुएं बहुत कम ही मिली है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि कुषाणों के समय में इस उपमहादेश में पश्चिमोत्तर भाग में ईसा की दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ व्यापार चलता था। जब 115 ईस्वी में मेसोपोटामिया को जीतकर रोम का प्रांत बना लिया गया, तब इस व्यापार को और सहूलत मिली। रोम के सम्राट ट्रोजन ने न केवल मस्कट पर विजय प्राप्त की, बल्कि फारस की खाड़ी का भी पता लगाया। व्यापार और विजय के फलस्वरूप रोमन वस्तुएं अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में पहुंची। काबुल से 72 किलोमीटर उत्तर बेग्राम में इटली, मिस्र और सीरिया में बने कांच के टुकड़े, बड़े बड़े मर्तबान थे। वहाँ कटोरे, कांसे का गोरा, इस्पात का पैमाना, पश्चिमी बांट कांसे की छोटी छोटी यूनानी रोमन मूर्तियां, सुराहियां और सिलखरी के अन्य पात्र भी मिले। तक्षशिला में, जिसकी पहचान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के आधुनिक सिरकप से की गई है, यूनानी रोमन कांस्य मूर्तियों के उत्कृष्ट नमूने मिले। उनमें चांदी के गहने, कुछ कांस्य पात्र, एक कलश, रोमन सम्राट टाइबेरियस के कुछ सिक्के भी मिले। परंतु अरेटाइन मृदभांड जो दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाते हैं, वे मध्य भारत या पश्चिमी भारत या अफगानिस्तान में नहीं मिलते। स्पष्ट है कि इन स्थानों में वे लोकप्रिय पश्चिमी वस्तुएं नहीं पहुंची, जो अधिकतर विंध्य के दक्षिण में सातवाहन राज्य में और उससे भी दक्षिण में पाई गई। इस प्रकार सातवाहनों और कुषाणों के राज्यों को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ था। फिर भी लगता है कि अधिक लाभ सातवाहनों को हुआ। रोम से भारत आई वस्तुओं में सबसे महत्व के हैं ढेर सारे रोमन सिक्के, जो प्रायः सोने और चांदी के हैं। समूचे उपमहादेश में इन सिक्कों के लगभग 150 जखीरे प्रकाश में आए और उनमें अधिकतर विंध्य के दक्षिण में पाए गए। भारत में पाए गए रोमन सोने चांदी के सिक्के की संख्या 6000 से अधिक नहीं, पर ये कहना कठिन है कि केवल इतने ही सिक्के रोम से आए हैं। रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण में अफसोस प्रकट किया है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। इस कथन में अतिरंजन हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी 22 ईस्वी में शिकायत का वर्णन मिलता है कि रोम पूरब से गोल मिर्च मंगाने पर अत्यधिक खर्च कर रहा है। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही पड़ गया यवन प्रिय। भारत में बने छुरी कांटे का इस्तेमाल के खिलाफ भी भारी प्रतिक्रिया हुई, जिन्हें रोम के अमीर ऊंची कीमतों में खरीदते। इस समय लोगों को व्यापार संतुलन की अवधारणा भले ही न रही, परंतु भारतीय प्रायद्वीप में पाए गए रोमन सिक्कों और पात्रों की बहुतायत से इसमें संदेह नहीं रह जाता कि रोम के साथ व्यापार में भारत का पलड़ा भारी था। रोम की मुद्रा में होने वाली कमी का अनुभव इतना तेज हुआ कि अंततोगत्वा रोम को भारत के साथ गोल मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार बंद करने के लिए कदम उठाना पड़ा। लगता है कि भारत रोम व्यापार और जहाज रानी की मुख्य भूमिका रोमनों ने अदा की। यद्यपि रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में बस गए, पर इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है कि भारत के लोग रोमन साम्राज्य में बसे। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर तमिल भाषा में लिखित अभिलेखन मिले, जिससे पता चलता है कि कुछ तमिल सौदागर रोमन काल में मिस्र में बसते थे। मुद्रा अर्जस। रोम से भारत आए चांदी और सोने के सिक्के का उपयोग लोग किस काम में करते थे? रोमन स्वर्ण मुद्राएं स्वभावतः अपने धातु के लिए मूल्यवान होती थी, और साथ ही उसका प्रचलन बड़े बड़े लेन देन भी रहा हो। उत्तर में हिंद यूनानी शासकों ने कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन कुषाणों ने काफी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। ये समझना गलत होगा कि सभी कुषाण स्वर्ण मुद्राएं
रोमन सोने से ढाली गई और भारत के पास अपना सोना नहीं था। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में ही भारत ने ईरानी साम्राज्य को नजराना के तौर पर 320 टैलेंट सोना सिक्का दिया था। 320 टैलेंट सोना दिया था। ये सोना सिंध के स्वर्ण खान से निकाला गया होगा। कुषाण संभवतः मध्य एशिया से सोना प्राप्त करते थे। ये भी संभव है कि ये सोना या तो कर्नाटक से या बिहार के ढाल भूमि, जो बाद में उनके कब्जे में आ गए, की स्वर्ण खानों में भी मिला। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो गुप्तों के शासन काल में खूब प्रचलित। परंतु स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन नहीं होगा। ये लेन देन शीशे, प्रोटीन या तांबे के सिक्के से चलते थे। आंध्र में शीशा और तांबा दोनों की खाने पाई गई, कर्नाटक में सोने की। आंध्र ने दक्कन में शीशे और प्रोटीन के सिक्के भारी संख्या में जारी किए। प्रायद्वीप के सिरे पर कुछ आहत मुद्राएं और आरंभिक संगम युग की मुद्राएं पाई गई। कुषाणों ने उत्तर और संख्या में जारी किए। तांबे और कांसे के सिक्के भारी मात्रा में कई देशी राजवंशों ने भी जारी किए, जैसे मध्य भारत में राज्य करने वाले नाग, पूर्वी राजस्थान पर तथा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के संलग्न क्षेत्रों पर शासन करने वाले योधे तथा कौशाम्बी, मथुरा, अवनति और अहिछत्रा, उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित में राज करने वाले मित्र। शायद इसी काल में पाटलिपुत्र, मुद्रात्मक अर्थव्यवस्था नगरों और उपनगरों के जन सामान्य के जीवन में जितनी गहराई तक प्रवेश की गई, वैसा अन्य किसी भी पहले काल में नहीं हुआ। ये परिवर्तन कला और शिल्प के विकास तथा रोमन साम्राज्य के साथ पुरजोर व्यापार के अनुरूप है। शहरी बस्तियां, शिल्प और वाणिज्य में बढ़त और मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप इस काल में अनेकानेक नगरों की श्रीवृद्धि हुई। वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, नई दिल्ली का पुराना किला, इन सभी उत्तर भारतीय नगरों के उल्लेख साहित्यिक ग्रंथों में मिलते हैं और कुछ नगरों का वर्णन चीनी यात्रियों ने भी किया है। अधिकतर ईसा की पहली और दूसरी सदियों में कुषाण काल में फले फूले, ऐसा उत्खननों के आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि खुदाई से कुषाण युग की उत्कृष्टतर संरचनाएं प्रकट हुई। इनसे ये भी प्रकट होता है कि बिहार के कई पुरास्थल जैसे चिरांद, सोनपुर और बक्सर आदि तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पुरास्थल हैराडीह और मासून कुषाण काल में समृद्ध थे। इस तरह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगेरपुर, सोहगौरा, भीटा और कौशाम्बी तथा उसके पश्चिम जिलों में अतरंजी खेड़ा और कई अन्य स्थल कुषाण काल में उन्नति पर थे। हम श्रृंगवेरपुर और चिरांद दोनों स्थलों पर बहुत सी कुषाण कालीन ईंट संरचनाएं पाते हैं। मथुरा में सौंख के उत्खनन में कुषाण काल के 7 स्तर दिखाई देते हैं, जबकि गुप्त युग का केवल एक ही स्तर है। फिर पंजाब के अंतर्गत जालंधर, लुधियाना और रोपर में कई स्थलों पर कुषाण काल की अच्छी संरचनाएं पाते हैं। हरियाणा में खोदे गए पुरास्थलों का भी यही हाल। कई जगह तो कुषाण कालीन संरचनाओं से निकली पुरानी मिट्टी से गुप्त काल के बनी फोंडे ढंग की इमारतें भी मिली। कुल मिलाकर कुषाण काल में बसाए गए भौतिक अवशेषों से प्रतीत होता है कि नगरीकरण उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया था। मालवा और पश्चिम भारत के शक राज्य के बारे में ये भी बात लागू होती है कि सबसे महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी था, क्योंकि यहाँ 2 बड़े मार्ग मिलते थे, एक कौशाम्बी से आने वाला था, दूसरा मथुरा से। इसका महत्व इसलिए भी था क्योंकि यहाँ गोमेद यानी अगेट और इंद्रगोप यानी कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था। उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ 200 ईस्वी पूर्व के बाद मणि या मनके बनाने के लिए गोमेद, इंद्रगोप और सूर्यकांत यानी जैस्पर रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। ये संभव था क्योंकि शिप्रा नदी की तलशिला के फांसों से ये पत्थर प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते थे। शक और कुषाण काल के समान ही सातवाहन राज्य में नगर उन्नति करते रहे। सातवाहन काल में पश्चिम और दक्षिणी भारत में तगर यानी तेर, पैठन, धानकटक, अमरावती, नागार्जुन कोंड, भरौच, सोपारा, अरिकमेडु और कावेरीपट्टनम समृद्ध नगर। तेलंगाना में कई सातवाहन बस्तियां खुदाई में निकली है। इनमें से कुछ तो आंध्रों के दीवार घिरे उन 30 नगरों
में से होंगे जिनका उल्लेख प्लिनी ने किया है। उनका उदय आंध्र के तटवर्ती शहरों से काफी पहले, परंतु पश्चिमी महाराष्ट्र के शहरों से कुछ ही समय बाद हुआ होगा। परंतु महाराष्ट्र, आंध्र और तमिलनाडु में नगरों का ह्रास सामान्यतः ईसा की तीसरी सदी के मध्य से या उसके बाद से शुरू हो जाता है। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति इसलिए हुई कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगर इसलिए फलते फूलते रहे कि कुषाण शक्ति का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था। भारत में अधिकतर कुषाण नगर मथुरा से तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरापथ पर पड़ते थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा प्रबंध था। ईसा की तीसरी सदी में इसका अंत होने से इन नगरों को गहरा धक्का लगा। शायद यही बात दक्कन में भी। तीसरी सदी में जब रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, नगर अपने शिल्पियों और वानिकों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए। दक्कन में हुई खुदाइयों से भी सातवाहन काल के बाद से बस्तियों का ह्रास होना लक्षित होता है। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। उत्तरापथ, यवन प्रिय, शाटक, श्रेणी। दूसरा प्रश्न, बताएं कि मौर्योत्तर काल में शिल्प और वाणिज्य के विकास से नगर किस तरह समृद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न, प्राचीन भारत में शिल्प और वाणिज्य के विकास में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक की अवधि चरमोत्कर्ष की थी। इस मत की समीक्षा करें। चौथा प्रश्न, लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक की अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भारत का योगदान क्या है। पांचवा प्रश्न, भारत के बाह्य रैखिक मानचित्र पर वे मुख्य व्यापार मार्ग दिखाए जो भारत को महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों के साथ जोड़ने वाले। छठा प्रश्न, भारत के बाह्य रैखिक मानचित्र पर लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक की अवधि की प्रमुख नगर बस्तियां दिखाएं। सातवां प्रश्न, रेशम मार्ग किसे कहते हैं। यूरेशिया के बाह्य रैखिक मानचित्र पर इसे दिखाएं। ये भी दिखाएं कि भारत इससे किस प्रकार जुड़ा था। आठवां प्रश्न, लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी की अवधि के सिक्कों के चित्र जमा करें। इन सिक्कों के विविध पहलुओं के बारे में टिप्पणी लिखें, जैसे जारी करने वाला राजवंश, धातु, चित्र, लेख आदि। ये सिक्के किन किन बातों में उन पंच मार्क या आहत सिक्के से भिन्न थे जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। नौवां और आखिरी प्रश्न, सिक्कों के अधिक प्रचलन से लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में क्या संकेत मिलता है।